कभी कभी सबसे घातक राज अपनों के बीच छिपे होते हैं। इंस्पेक्टर अर्जुन रावत ने पुणे के सरकारी अस्पताल की मोर्ग की ठंडी फ्लोरोसेंट रोशनी में तीसरी लाश का निरीक्षण किया। शव की जीभ पर कुछ अजीब पदार्थ चमक रहा था। हर केस में एक ही पैटर्न, एक ही रहस्यमय जहर और पोस्टमार्टम में एक ही परिणाम। सिर्फ रासायनिक परीक्षण ही बता पाएगा, डॉक्टर शर्मा ने कहा अपने दस्ताने उतारते हुए। लेकिन यह वही है, 3 महीनों में तीसरा मामला। अर्जुन का दिल जोर से धड़का। उसने मृतक के मुंह के अंदर फिर से देखा। कुछ तो था, कुछ जो उसके लिए अजीब रूप से परिचित था, लेकिन वह ठीक से समझ नहीं पा रहा था। अचानक उसे अपनी बहन माया की याद आई। 2 साल पहले एक रहस्यमय मौत में उसे खो दिया था। उस केस में भी कुछ ऐसा ही था, कुछ जो उसकी समझ से परे था। माया की अनसुलझी मौत ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। उसकी फाइल अब भी उसके दराज में धूल खा रही थी। 3 पीड़ित, 3 अलग अलग जीवन। अर्जुन ने मृतक की फाइल खोलते हुए कहा, प्रिया मेहता पत्रकार, विक्रम सिंह रिटायर्ड जज, रमेश प्रसाद बिजनेसमैन, इनके बीच क्या संबंध है? सिर्फ एक, डॉक्टर शर्मा ने अपने नोट्स देखते हुए कहा। राजसी रसोई, तीनों ने अपनी मौत से पहले वहीं खाना खाया था। बारिश तेजी से पुणे की गलियों पर बरस रही थी जब अर्जुन अपनी मोटरसाइकिल पर राजसी रसोई की ओर बढ़ा। ये एक छोटी सी कैंटीन थी, सस्ते और स्वादिष्ट खाने के लिए मशहूर। टीन की छत पर बरसती बारिश की आवाज अंदर तक सुनाई दे रही थी। अंदर दोपहर की भीड़ चहल पहल कर रही थी। गोपाल, एक बूढ़ा आदमी, काउंटर पर पैसे ले रहा था। रसोई में सुनील नामक एक युवक तेजी से सब्जियां काट रहा था, जबकि राधा नामक एक महिला चुपचाप रोटियां बना रही थी। नमस्ते, अर्जुन ने गोपाल से कहा अपना बैज दिखाते हुए। मैं इंस्पेक्टर अर्जुन रावत। गोपाल का चेहरा पीला पड़ गया। क्या हुआ साहब? बस कुछ सवाल हैं। पिछले कुछ हफ्तों में आपके यहां आने वाले ग्राहकों के बारे में। जैसे ही अर्जुन ने पूछताछ शुरू की, उसने देखा कि सुनील के हाथ हल्के से कांप रहे थे। राधा ने नजरें नीची रखीं, मानो कुछ छिपा रही हो। प्रिया मेहता, विक्रम सिंह, रमेश प्रसाद, इन्हें याद है? अर्जुन ने पूछा। हाँ, वे यहां आते थे, गोपाल ने कहा। अच्छे ग्राहक थे। वे क्या विशेष खाते थे? गोपाल ने कंधे उचकाए। कुछ खास नहीं, वही जो सब खाते हैं। अर्जुन ने रसोई की ओर देखा। वहां कुछ तो था, कुछ जो उसकी नजर से छूट रहा था। अगले दिन लैब से रिपोर्ट आई। जहर एक दुर्लभ रसायन था जो केवल औद्योगिक उपयोग के लिए बनाया जाता था। अर्जुन ने मृतकों की फाइलें फिर से खंगालीं। कोई स्पष्ट कनेक्शन नहीं दिखा जब तक उसने प्रिया मेहता के लैपटॉप में एक छिपी हुई फोल्डर नहीं खोजी। 2003 का जमीन सौदा। अर्जुन ने फाइलें स्क्रॉल करते हुए बुदबुदाया। पुणे के बाहर एक गांव की जमीन को बड़े डेवलपर्स ने हथिया लिया था। सैकड़ों परिवार बेघर हो गए थे। प्रिया इस मामले की जांच कर रही थी और फिर उसे पता चला विक्रम सिंह ने इस केस की सुनवाई की थी। रमेश प्रसाद ने डेवलपर्स को फंडिंग दी थी और सबसे चौंकाने वाला एक और नाम, अनिल रावत, अर्जुन के पिता। बारिश में भीगता हुआ अर्जुन उस विस्थापित गांव पहुंचा। अब वहां सिर्फ खंडहर थे जिन्हें जंगल ने अपने में समेट लिया था। एक बूढ़ा आदमी, रामू, अभी भी एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। वह सौदा हमारा विनाश था, रामू ने कड़वाहट से कहा। राजेश कुमार सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। उसकी पत्नी ने इलाज न मिलने से दम तोड़ दिया। उसके बच्चे बिखर गए। मरने से पहले उसने बदला लेने की कसम खाई थी। और वह अब कहां है?
अर्जुन ने पूछा। पिछले साल एक हादसे में मर गया, लेकिन उसका भतीजा विक्रम वह अभी भी पुणे में है। अर्जुन के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। ये विक्रम कहाँ काम करता है? एक केमिकल फैक्ट्री में, या शायद अब कहीं और। अर्जुन अपने पिता के औपनिवेशिक शैली के बंगले के सामने खड़ा था। अनिल रावत, एक समय के प्रतिष्ठित वकील, अब सेवानिवृत्त थे। अर्जुन के मन में सवालों का तूफान था। 2003 का जमीन सौदा। अर्जुन ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, आप इसमें शामिल थे। अनिल का चेहरा पथरा गया। बेटा, वह बहुत पुरानी बात है। 3 लोग मरे हैं पापा, और उन्हें मारने वाला शायद चौथा शिकार ढूंढ रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा। हाँ, आप समझते हैं, अर्जुन ने अपने पिता की आंखों में देखते हुए कहा। प्रिया, विक्रम, रमेश, वे सब उस सौदे से जुड़े थे और अब वे मरे हैं। किसी ने उन्हें जहर दिया है। अनिल ने अपना सिर झुका लिया। मैंने कुछ गलत नहीं किया अर्जुन, मैं सिर्फ एक वकील था जिसने जानबूझकर आंखें मूंद ली, है ना? जिसने पैसे लेकर गरीब लोगों को बेघर होने दिया। तभी अर्जुन का फोन बजा। एक और मौत। सुरेश गुप्ता, जमीन सौदे का एक और अधिकारी। फिर वही पैटर्न, फिर वही अज्ञात जहर। एम्बुलेंस को फोन करते हुए अस्पताल में डॉक्टरों ने अनिल को स्थिर किया। वे बच जाएंगे, डॉक्टर शर्मा ने कहा। आपने समय रहते पहुंचकर उनकी जान बचा ली। अर्जुन ने राहत की सांस ली। उधर पुलिस ने विक्रम कुमार उर्फ सुनील को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ कक्ष में विक्रम ने सारा सच उगल दिया। उन्होंने मेरे चाचा को बर्बाद कर दिया, उसने कहा, आंखों में नफरत भरी हुई। उसकी पत्नी बिना इलाज के मर गई। उसके बच्चे भीख मांगने लगे और वे सब अमीर हो गए। मैंने कसम खाई थी कि जिन्होंने ये किया उन्हें सजा मिलेगी। और जहर? अर्जुन ने पूछा। फैक्ट्री से लिया था, हर शिकार के लिए अलग पैकेट। अर्जुन के मन में एक और सवाल था। और माया, मेरी बहन, क्या तुमने उसे भी मारा? विक्रम चौंका। माया? मैंने किसी माया को नहीं मारा। बाद में अस्पताल में अनिल ने अर्जुन को सच्चाई बताई। मैंने पैसे लिए थे अर्जुन, मुझे माफ कर दो। और माया की मौत, वह भी इससे जुड़ी थी। क्या मतलब? अर्जुन की आवाज कंपा रही थी। माया उस सौदे की जांच कर रही थी। उसने कुछ सबूत इकट्ठे किए थे। मैंने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन वह नहीं मानी। अर्जुन अपनी कुर्सी पर जड़ हो गया। किसने मारा उसे? अनिल ने एक नाम बताया। एक ऐसा व्यक्ति जो अभी भी आजाद था। एक ऐसा व्यक्ति जिससे कोई नहीं भिड़ता था। एक हफ्ते बाद अर्जुन नए सबूतों के साथ उस शक्तिशाली व्यक्ति के दफ्तर में घुसा जिसने माया को मरवाया था।
उसके हाथ में गिरफ्तारी वारंट था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह आदमी गरजा। मैंने तुम्हारा जहर पकड़ लिया, अर्जुन ने शांति से कहा, एक छोटी शीशी दिखाते हुए। काला नमक। मेरी बहन की मौत के बाद से मेरे जहन में कुछ अटका हुआ था। उसके मुंह में भी यही था। दरअसल विक्रम अपने शिकारों को मारने के लिए काला नमक इस्तेमाल नहीं कर रहा था, वह तो सिर्फ जहर दे रहा था। लेकिन माया के मुंह में काला नमक था, जो उसके असली हत्यारे की पहचान थी। और अब अर्जुन को पता चल गया था कि वह कौन था। कई बार अर्जुन ने हथकड़ी निकालते हुए कहा, सबसे बड़ा राज हमारी नाक के नीचे छिपा होता है। उस शाम अर्जुन विस्थापित गांव के खंडहरों में खड़ा था। उसने हवा में काला नमक छिड़का और बुदबुदाया, तुम्हारे लिए माया, न्याय हो गया। राजसी रसोई अब बंद हो चुकी थी, लेकिन पुणे की गलियों में एक नई कहानी गूंज रही थी। कहानी एक ऐसे काले नमक की जिसने अंततः सच्चाई उजागर कर दी।